4 जून साल 2024 के दिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो केरल की त्रिशूर सीट से पहली बार इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचा था। यह जीत सुरेश गोपी की थी और इस जीत के महज 3 घंटों बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। जिस इमरजेंसी मीटिंग में उन्होंने खुलकर कहा कि यह एक जीत हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, हम इसे हल्के में लेने की कतई भूल ना करें। और उन्होंने एलडीएफ के तमाम नेताओं से स्पष्ट तौर पर कहा था कि आज से ही भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ग्राउंड पर अपनी पकड़ मजबूत करने से रोके, अन्यथा केरल में हमारे लिए सत्ता के दरवाजे बंद हो जाएंगे। केरल के मुख्यमंत्री एक सीट पर जीत से इतने ज्यादा घबरा गए थे, यह बात एलडीएफ के नेताओं को भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन उस शाम पिनरई विजयन ने क्यों घबराहट अपनी जाहिर की थी और क्यों उन्होंने कहा था कि भाजपा और संघ को रोक लो, वरना ये वाम दलों के इतिहास को केरल से मिटा कर रख देंगे, उस बात का सबसे बड़ा प्रमाण आज केरल को देखने के लिए मिला है। वो साल 2024 और जून का महीना था और ये 2025 के दिसंबर का महीना है। केरल के तिरुवनंतपुरम के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए पहली बार एलडीएफ और यूडीएफ का सफाया कर दिया है। पूरी तरह से इस क्षेत्र में जो केरल की राजधानी है, भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। और यह सिर्फ केरल में भाजपा की जीत नहीं है, यह पूरे दक्षिण भारत में हिंदुत्व की सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। यह जो तस्वीर केरल के तिरुवनंतपुरम से निकलकर आई है, इस तस्वीर ने पूरे दक्षिण भारत में सनातन संस्कृति, हिंदूवादी विचारधारा और हिंदूवादी विचारधाराओं के संगठनों को सर्वोच्च पदों पर पहुंचाने की अपनी जो साफ रास्ता है, साफ उनकी राह है, वो स्पष्ट कर दी है। 40 साल में पहली बार तिरुवनंतपुरम में अब भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा। और नतीजे कैसे आए हैं, पहले आप यह समझ लीजिए। 101 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 50 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। करीब 24 सीटों पर एलडीएफ है और 19 सीटों पर यूडीएफ आकर समट गई। और तिरुवनंतपुरम में जो आबादी है, 70% यहां पर हिंदू आबादी है। इसके बाद करीब 16% मुस्लिम है और कुछ ईसाई है। ये इस बात का साफ और खुला संदेश है कि केरल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो अपनी सबसे ज्यादा वहां पर शाखाएं चलाई, सबसे ज्यादा वहां पर सनातनी हिंदूवादी विचारधारा को तेज किया, वहां उसका प्रभाव बढ़ाया, उसने वामपंथी विचारधारा को नष्ट कर दिया है। और यह सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव की बात नहीं है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगर केरल की 6 म्युनिसिपल सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी एक पर कब्जा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी एक पर भगवा लहरा रही है, और भगवा भी ऐसा लहराना कि 50 सीटों पर सीधे जीत, साफ संकेत है कि अब दक्षिण भारत की राजनीति में कमल का उदय होने वाला है। दक्षिण भारत की राजनीति में भगवा लहराने वाला है और हिंदूवादी विचारधारा अब उन तमाम ताकतों को एक सिरे से नकारने वाली है जो राष्ट्र विरोध में सत्ता भोगते हैं, जो देश विरोध, जो हिंदू विरोध कर सत्ता में बने रहते हैं। और इसके अलावा जो और नतीजे सामने आए, मैं सिर्फ तिरुवनंतपुरम की बात आपको बता रहा हूं। कई वार्ड में, पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आए हैं। और यह स्पष्ट संकेत है कि जिस तरह से वामपंथी सरकारों ने शोषण किया, वामपंथी सरकारों ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में भारत के एक समृद्ध राज्य को पूरी तरह से इस्लामीकरण में ढकेल दिया, जहां पर हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं बचती थी, मंदिरों में जाने वाले को नकारा जाता था, और विकास के नाम पर गड्ढे दिए, विकास के नाम पर स्कूलों में शिक्षकों को तनख्वाह तक नसीब नहीं हो रही है।
उस राज्य की जनता ने यह बात समझ ली कि वामपंथी विचारधारा से राज्य या राष्ट्र नहीं बढ़ते हैं। वामपंथी विचारधारा का अस्तित्व पूरी दुनिया में नष्ट हो चुका है और केरल में भी अब होना चाहिए। केरल में 14 जिले हैं। 14 में सिर्फ एक ऐसा जिला है मलप्पुरम, जहां पर मुस्लिम आबादी है, सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है। लेकिन 13 जिलों में आज भी वहां पर हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है। बावजूद इसके जो शोषण होता है सबसे ज्यादा केरल में, वो हिंदुओं का होता है और उन्हें भ्रमित किया जाता था वामपंथी विचारधारा से। इस जीत में जो सबसे बड़ी भूमिका केरल में निकल कर आई है, वो जीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मजबूत आधार स्तंभ। जिस तरीके से केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोलियां खाकर, टारगेट किलिंग झेलकर, लेफ्ट का आतंक झेलकर संघ की जड़ों को मजबूत किया, आज उसके परिणाम केरल में देखने के लिए मिलने लगे हैं। और यह बात मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। मैं कोई सुनी सुनाई बातें या आकर यहां भारतीय जनता पार्टी या ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जीत का जश्न नहीं मना रहा हूं। 2016 का जब विधानसभा चुनाव था केरल में, इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहली बार एक सीट जीतकर विधानसभा पहुंची थी, पहली बार केरल के इतिहास में। तब वोट शेयर भाजपा का कितना था? 10%। 2021 में दूसरी बार चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 1% तो बढ़ा, लेकिन विधानसभा में कोई भी सीट नहीं आई। और इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जब कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में जिस लिहाज से केरल की सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए थी, जिस लिहाज से उन्हें सक्रिय होकर लोगों के आम जीवन को, अस्त व्यस्त पड़े आम जीवन को सुधार करने के लिए रास्ते पर लाना था, केरल की सरकार कुछ नहीं कर रही थी। और तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, वो क्या कर रहे थे? केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई भाषण देकर या सिर्फ हिंदूवादी विचारधारा दिखाकर ये जो आज नतीजे सामने आ रहे हैं, ये नहीं परिवर्तित किए हैं। केरल में सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम किया है, तो वो आप सुनिए कहां पर किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रिलीफ के लिए काम किया है, ब्लड डोनेशन के लिए काम किया है, समाज सेवा के काम किए हैं, लोगों को मदद पहुंचाने के काम किए हैं। जो काम सरकार के होते हैं, वो काम केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने किए हैं। कोरोना काल में जब लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं होता था, वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहुंचता था। लोगों के पास राशन नहीं होता था, सरकार सुध नहीं लेती थी, संघ पहुंचता था, कहां हैं आप, हम आपके पास राशन पहुंचाएंगे। हर तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केरल के समाज को मजबूत किया है। जब बच्चे अस्त व्यस्त हो रहे थे कोरोना काल में, उनके पास कोई साधन नहीं था, तब स्वयंसेवक जो शिक्षक विभाग में जुड़े थे, जो प्रोफेसर थे, जो किसी विषय में पारंगत थे, उन्होंने बच्चों को फ्री कोचिंग देनी शुरू की। और इस तरह 2020 से लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उभरने लगा। इसी बीच केरल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन टॉप 5 राज्यों में आ गया जहां पर संघ की सबसे ज्यादा शाखाएं लगती हैं, प्रतिदिन शाखाएं लगती हैं, प्रवास शाखा लगती है, सायकालीन शाखा लगती है, साप्ताहिक शाखाएं लगती हैं। और इन शाखाओं में जाने वाले जो सबसे ज्यादा हैं, वो केरल के युवा हैं। इस तरह पूरा समाज बदल रहा है, विचारधारा बदल रही है और राष्ट्र हित से विचारधारा जुड़ रही है। जिस हिंदूवादी विचारधारा को कुचलकर वामपंथियों ने अपनी सरकारें बनाई, अब वही विचारधारा उनके लिए भस्मासुर की तरह बन गई है। केरल में आज की डेट पर 5,000 से 6,000 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिदिन शाखाएं संचालित होती हैं। और उसी का परिणाम है कि विचारधारा में इतना बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। और इसकी वजह से जो राजनीतिक ताकतें हैं, भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा आधार मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इसकी पूरी मदद मिल रही है। और आज जब चुनाव परिणाम आ रहे हैं, तो ये उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। 2024 की मैं आपको बात बता रहा हूं। त्रिशूल सीट से पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचा, सुरेश गोपी की जीत हुई 74,000 वोटों से। उसी दिन ही पिनरई विजयन को यह बात समझ में आ गई थी कि यह एक सीट की बात नहीं है, यह वाम दलों की सबसे बड़ी हार थी।
और उन्होंने तमाम कोशिशें भी की, लेकिन करें तो करें क्या? आज चुनावी जो हाल है वो बदल चुके हैं। आज विचारधारा एक अलग होती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं जनता के लिए? सरकारें पूरी तरह से नाकाम रहीं। शिक्षा के नाम पर आपने कह दिया 100% लिटरेसी है, लेकिन हालात क्या रहते हैं? क्या आपके स्कूलों में तनख्वाह देने के लिए शिक्षकों को पैसे नहीं रहते हैं? 2024 में भारतीय जनता पार्टी का 2019 में जो वोट बैंक था, भाजपा का अकेला वोट बैंक 13% था और एनडीए का 2019 में 16% था। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक 16% हुआ और एनडीए का कुल वोट बैंक 19% हुआ। ये सिर्फ वोट बैंक की बात नहीं है, ये विचारधारा में बदलाव की बात है। दशकों तक एक विचारधारा से बंधे रहने वाले केरल के लोग आज अपनी विचारधारा को बदल रहे हैं। जो उनकी आंखों में पर्दा डाला गया था, और इससे भी बड़ी एक बात है भय। केरल में लंबे समय तक कम्युनिस्ट ने आतंक मचाया है, भय वहां पर पैदा किया है। जो हाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आज कर रही हैं, वही हाल केरल में होता था कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देना भी चाहता था, वो डर के कारण नहीं देता था। चिन्हित किया जाता था कि इस घर से भाजपा को कितने वोट गए हैं। भाजपा का कोई कार्यकर्ता अगर अपने गले में भगवा पहन लेता था, तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। लेकिन अब यह डर भी खत्म हो गया और अब वो तमाम चीजें नतीजों में दिख रही हैं। और एक बात स्पष्ट है, तिरुवनंतपुरम शहरी इलाका है, राजधानी है, और अगर इस राजधानी में कमल खिल रहा है, शहरी इलाके की मानसिकता बदल रही है, ग्रामीण में तो और भी स्थिति बदतर है। फिर शहर में जब आपके विकास नहीं हो रहा है, जब शहर के लोग आपसे खुश नहीं हैं, तो गांवों में क्या हालात होंगे, ग्रामीण इलाकों में क्या हालात होंगे? वो हालात आपको 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिल जाएंगे। 70%। और एक बात और मैं बता रहा हूं, जो उत्तर भारत की बात है, जिस तरीके से उत्तर भारत में जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जो हिंदूवादी विचारधारा है, वो इस बात को समझ गई कि भाई जो ये हमारा विपक्ष है, ये तुष्टीकरण से लिपटा हुआ है। इसकी राजनीति का उद्देश्य एक धर्म विशेष को और एक परिवार विशेष को फायदा पहुंचाने का है। अब ये हालात धीरे धीरे दक्षिण में बन रहे हैं। और देखिए, इस बात को आप स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि वक्त लगता है। 90 के दशक में अगर राम मंदिर आंदोलन नहीं आया होता, तो शायद कभी देश को समझ में नहीं आता कि जिस कांग्रेस को वो 400 सीटें जिता रहे हैं, वो कांग्रेस देश के लिए भस्मासुर बन रही है। लेकिन हालात जब सामने आए, परिवर्तन हुआ और धीरे से उसने वहां पर नींव रख दी। आज उसी नींव का नतीजा था 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार फुल मेजोरिटी से जीत कर आई। और ये अब केरल में आप समझिए कि नींव आ चुकी है। जिस लिहाज से केरल की सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति में डूबकर एक विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य की 54% आबादी का शोषण किया, अब उस शोषण के विरुद्ध यह जवाब है। अब इस बात को समझिए कि केरल की जो सरकार है कितनी ज्यादा अपने राजनीतिक ताकतों का, प्रशासनिक ताकतों का इस्तेमाल करती है। हम देख रहे हैं दक्षिण भारत में क्या हालात हैं कि एक दीप जलाने के लिए हिंदुओं को संघर्ष करना पड़ रहा है। अदालत के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर उस केरल में, अगर उस दक्षिण भारत में तिरुवनंतपुरम की 70% हिंदू आबादी भगवा लहरा रही है, तो निश्चित तौर पर यह दक्षिण भारत में भगवा के उदय का पहला दिन है। और इस जीत को इसीलिए ऐतिहासिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तिरुवनंतपुरम की जनता का अभिवादन किया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।